एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल्स। और कितनी तरह की एनर्जी होती है? एक एनर्जी मेरे को ध्यान है, काइनेटिक एनर्जी। कंसिडर कीजिए एक इलेक्ट्रॉन, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, तो इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान है क्या आपको? चार्ज नहीं पूछ रहा हूं। 9 × 10⁻⁻31। क्या बात है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी स्क्वायर। किसी भी चीज की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? किसी भी चीज की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? लाइट की वेलोसिटी के लाइट बराबर। की स्पीड। हाँ। लाइट की स्पीड के बराबर, दैट इज 3 × 10⁸ अगर मैं ऐसा मानूं कि मैं जस्ट एक टेस्ट दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का, है ना, थ्योरी में नहीं है ये, सिर्फ एक टेस्ट दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का, फिर ये थर्ड पॉइंट आके समझाऊंगा। अगर मैं मानूं कि लाइट की स्पीड से 1/3 भी मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो देखते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू 9.1, अभी हटा देता हूँ, 10⁻⁻31 इंटू वी। वी है 10⁸, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5। ये नंबर याद नहीं रखना है, जूल्स। तो ये एनर्जी कितनी हो गई? 4.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। जबकि मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रिमेंडस वेलोसिटी से मूव करा है। आप समझ रहे हो मैंने इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी से मूव करा? 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर सेकेंड में बोलूं तो 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करवाया है, जो इजीली पॉसिबल नहीं है। तब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 4.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। तो ये आप समझ रहे हैं क्या कि जूल्स की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना बहुत बड़ी यूनिट हो गई जूल। हमको एक छोटी यूनिट चाहिए, हमको एक छोटी यूनिट चाहिए, तो एक छोटी यूनिट निकाल लेते हैं। वापस से कंसीडर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन, बोलू ना, क्लियर हो रहा है? बोलते जाओ ना, क्लियर हो रहा है गाइस? यस सर। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेलरेट करने का, रिमी बताएंगे, एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? हीट करना। एक इलेक्ट्रॉन है फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेलरेट करने का सबसे कंट्रोल्ड वे क्या है? मतलब जितना मैं एक्सेलरेशन देना चाहूँ, जिस डायरेक्शन में दे पाऊँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। परफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। परफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम्म। ये समझते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए पॉइंट बी, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल, जिसमें ए हायर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रखता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रखता हूं, तो बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको मैं बोलूँगा कि उसकी एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको मैं कलेक्टिवली बोल देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नई यूनिट सुनी होगी शायद आज आपने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एंड इट इज डिफाइंड एज, ये लिख सकते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लीजिए, पहले भी लिख रखा है तो वापस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 3 चैप्टर में आएगी वो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी gained is the energy gained by an electron when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt. तो 1 EV इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं जो हाईलाइट करा है, 1 EV इज इक्वल टू दिस मच। समझ में आया अन्वेषा? रिमी को तो ये पहले भी पता था। अन्वेषा क्लियर? यस सर। चलिए हमारे पॉइंट पे वापस आते हैं। ये तो एडिशनल था जो हमको पता होना चाहिए। हमारे मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन, 3 तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के। भाई मेटल को गर्म कर दो, मेटल को बहुत ज़्यादा भयंकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, भयंकर स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बहुत मतलब 10⁸ वोल्ट पर मीटर का मतलब पता है आपको कि 1 मीटर के गैप में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा 10⁸ वोल्ट का। 1 मीटर के गैप में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा 10⁸ वोल्ट का। भयंकर पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉन एमिट करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली बात, हम ये डायरेक्टली नेचर से हमको मिलता है और हर जगह मिलता है। एक मेटल है, जैसे आज छत पे धूप कम आ रही है पर आज भी हो जाएगा, और जब ज़्यादा अच्छी धूप आती है, जब ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। एक मेटल है, उसको धूप में जाके रख दो, मतलब मेटल पे कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है, मेटल पे कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो अगर वो लाइट इनफ पावर की है, पावर इन टर्म्स ऑफ इट्स कलर, पावर इन टर्म्स ऑफ इट्स फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं, क्वालिटी ऑफ फोटॉन्स, अगर वो लाइट इनफ पावर की है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना शुरू कर देगा। दिस इज नोन एज फोटो। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अच्छी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक। फोटो रिलेट्स टू फोटोन, रिलेट्स टू लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आई थिंक पता था आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक आपको पता था कि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर मैं लाइट इंसिडेंट कराता हूँ, सूटेबल लाइट, सूटेबल इन टर्म्स ऑफ वो समझाऊंगा मैं अभी, बट सूटेबल लाइट अगर इंसिडेंट कराता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से हम बिजली बना सकते हैं। वी कैन यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत जगह यूज भी होती है। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक एडिशनल चीज और पढ़ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
के बारे में डिस्कस करने से पहले एक एडिशनल चीज और सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भाई लाइट क्या है? लाइट के दो आंसर्स मिलते हैं, लाइट क्या है, उसमें से एक आंसर पे चलते हैं कि लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है भाई? एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या वो कंटिन्यूअस है? नहीं। क्या वो कंटिन्यूअस है? नहीं, वो डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में अंतर समझते हो ना? कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में अंतर समझते हो ना? हाँ। क्योंकि आप भी समझते हो। सर कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्म। कंटिन्यूअस मतलब जैसे तू एयर सांस ले रही है, एक सांस ले रही है तो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ले रही है। पर तू जब एक बाइट लेती है, खाना खाती है, तो एक एक बाइट लेती है, डिस्क्रीट फॉर्म में लेती है। पर जब तू कुछ ड्रिंक पीती है तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में पीती है। ओके। जैसे हवा चल रही है तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। मैं यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा हूँ कि बराबर बराबर हवा चल रही है, बट तू बता नहीं सकती कि 3 हवा चली, 4 हवा चली, 5 हवा चली। बट बर्ड्स उड़ रही है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। 3 बर्ड्स एक साथ उड़ रही है, 50 बर्ड्स एक साथ उड़ रही है ना? जैसे अगर हम सिर्फ नंबर्स में होल नंबर्स कंसिडर करें तो डिस्क्रीट है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। पर एक्चुअल नंबर्स कंसिडर करें, एक्चुअल नंबर लाइन कंसिडर करें तो वो कंटिन्यूस चीज़ है। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है आपको नहीं पता, है ना? 1.0000001, 1.000000001 कौन सा आता है नहीं पता आपको, क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म है। तो फोटॉन्स कहते हैं कि लाइट कंटिन्यूस चीज़ नहीं है, एक डिस्क्रीट चीज़ है। जब आप बोलते हैं कि लाइट रे आ रही है तो बेसिकली कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं एक के बाद एक। अब ये फोटॉन्स का एक्चुअल में मास है क्या? नहीं। इनको पार्टिकल्स जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, उनको पार्टिकल जैसे रिप्रेजेंट करना सही है क्या? नहीं, बिकॉज इट्स लीड्स टू कंफ्यूजन। तो किसी फोटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी फोटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा सिंबल यूज करता हूँ। जनरली बुक्स में ऐसा सिंबल यूज करा जाता है, ऐसा पैकेट भी यूज करा जाता है, बट जनरली ऐसा सिंबल यूज करा जाता है। अब एक फोटोन है, उस पर भाई मास तो है नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसका मास पूछा था तो आपने बता दिया, उसका शेप पूछूंगा तो आप गेस कर लोगे कि स्फेरिकली होगा। पर फोटोन है ना, तो उसका मास है ना उसका कोई शेप है, तो वो डिफाइन कैसे होगा? हम जो अपने आसपास के मैटर को जानते हैं, कोई सा भी मैटर आप उठा लो, आप मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल, आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप, कि उसका एक मास होगा, उसका एक शेप होगा। दिस इज द दिस इज जनरली द फर्स्ट थिंग विच वी से अबाउट एनी मैटर। पर एक फोटोन जो कि उस तरह का मैटर नहीं है, पार्टिकल बोल देते हैं फोटोन को, बट उस तरह का पार्टिकल नहीं है जिसका मास और वॉल्यूम होता है, मैटर नहीं है फोटोन। तो अन्वेषा फोटोन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्या सारे फोटॉन्स एक जैसे होते हैं? नहीं, बहुत तरह के फोटॉन्स होते हैं। क्या एक जैसे फोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं? हाँ। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है तो एक जैसे फोटॉन्स आएंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल फोटॉन्स आएंगे, दिखेंगे नहीं। फिर उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या उनको बताएंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फोटॉन्स का सोर्स क्या होता है। किसी भी लाइट, किसी भी वेव का सोर्स क्या होता है, किसी भी रेडिएशन का सोर्स क्या होता है, किसी भी वेव का सोर्स क्या होता है, इतना बता दो। मैटर।
किसी भी वेव का सोर्स क्या होता है, सन से जो लाइट आ रही है, तो सन पे क्या हो रहा है जिसके कारण लाइट आ रही है? आपके बल्ब में से लाइट आ, केमिकल रिएक्शन। सॉरी, सन में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं। बट वो तो सुपरफिशियल आंसर हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। अंदर से क्या हो रहा है? आपके बल्ब में से लाइट कैसे आ रही है? या जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उसमें से लाइट कैसे आती है? अन्वेषा, हीट एनर्जी की वजह से। कौन सी हीट एनर्जी की वजह से यार? सेकंड थर्ड क्लास के आंसर दे रहे हो। तुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? तुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है? हाँ। मैंने 3 स्टेप बताई थी कि ये 3 स्टेप समझोगे तो पूरी 12th रिलेट हो जाएगी। पहली स्टेप, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है रेस्ट पे। दूसरी स्टेप, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी पे। और तीसरी स्टेप, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल है। पहली स्टेप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी स्टेप इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी कवर हो जाता है। और सोर्स यही रहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तीसरी स्टेप, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसमें एक्सेलरेशन है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसमें एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन कैसे भी हो सकता है। हो सकता है वो सर्कुलर मोशन में हो सकता है वो वाइब्रेट कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो, को कैसा भी हो सकता है। वो सर्कुलर वो एक्सेलरेशन कैसा भी हो सकता है। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसमें कोई एक्सेलरेशन है, तो क्या होता है? सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या रहता है यहाँ पे कि इट विल बोलो। रेडिएट्स एनर्जी। तो ये ध्यान रखना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 आपके कोर्स के पहले के 2 चैप्टर्स हैं। स्टेप 2 बीच के काफ़ी सारे चैप्टर हैं। और स्टेप 3 ईएम वेव से चालू जो जितने भी चैप्टर हैं वो स्टेप 3 में है। जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, किसी भी लाइट, किसी भी ईएम वेव का सोर्स एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है। ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग, और सिंपलेस्ट ऑसिलेटिंग। तो इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। सुनना ध्यान से, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। अब ईएम वेव का स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा होता है, उसमें से छोटा सा स्पेक्ट्रम लाइट होता है, उसमें से छोटा सा स्पेक्ट्रम लाइट होता है। तो लाइट को डिफाइन करते समय या किसी भी ईएम वेव को डिफाइन करते समय आप क्या डिफाइन करते हो? उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ, विच आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला दिस। प्लीज राइट दिस फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं और न्यू से भी कर सकते हैं। प्लीज राइट दिस फॉर्मूला। न्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो सोर्स किसी भी ईएम वेव का या किसी भी फोटोन का सोर्स क्या होता है? कहीं पे कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो जो रेडिएट कर रहा है ये वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब एनर्जी को या तो सिर्फ प्योर वेव फॉर्म में देख लो या फोटोन फॉर्म में देख लो। तो फोटोन को डिफाइन करने के लिए हमको उसकी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो आप इजीली वेवलेंथ पता कर सकते हैं। तो फोटोन को पता करने के लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। खुद से बोलो बार बार
किसी भी फोटोन को डिफाइन करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम फोटोन को डिफाइन कर सकते हैं। बार बार बोलो, ध्यान रहना चाहिए, ये चाहो तो लिख लो। फॉर डिफाइनिंग अ फोटोन और क्वालिफाइंग अ फोटोन वी नीड टू नो इट्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ठीक है, यस सर। रिपीट करूं क्या? ये सोर्स वाली चीज रिपीट करूं क्या? नहीं। दोनों? अन्वेषा? नहीं सर। नहीं क्यों भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब रिपीट मत कर। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए रिपीट मत करो, कि आगे बोलो, आगे कुछ आ जाए समझ में। आ रहा है, आगे बढ़ू? चलो। यस। अब कोई फोटोन है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, और फोटोन बेसिकली क्या था? एनर्जी पैकेट। तो सर कितनी एनर्जी होगी वो तो बताओ उसमें। तो फोटोन में एनर्जी होगी अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी को आप प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल एच न्यूटन का नहीं है, ये स्मॉल एच प्लैंक वाला स्मॉल एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चल जाता है कि फोटोन में एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो हम फोटोन की एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का कि न्यू को आप लिख लो सी बाय लैम्डा। न्यू को आप लिख लो सी बाय लैम्डा। ठीक है, इतनी बात हो गई। ध्यान रखिएगा, एनर्जी की टर्म्स में बात होगी ज़्यादा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एनर्जी की टर्म्स में ज़्यादा बात करेंगे। फोर्स फील्ड थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, एनर्जी की टर्म्स में ज़्यादा बात करेंगे। थर्ड इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब हमारी लाइट आ रही थी हमारी मेटल सरफेस पे, जब हमारी लाइट आ रही थी मेटल सरफेस पे, तो बेसिकली कुछ फोटॉन्स आ रहे थे। और फॉर सिंप्लिसिटी वी विल यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब आप सोचो कि घर पे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट बना ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लैबोरेटरीज में बन सकती है, या फिल्टर्स लगा सकते हैं जिससे लाइट में से एक ही तरह के वेवलेंथ या एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आगे जाएं, बाकी ब्लॉक हो जाए। तो वी विल यूज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे ही किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से इजीली अप्रोचेबल फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तक कुछ फोटॉन्स जाएंगे और फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। ये मास वाला कोलिजन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन होगा। और फोटोन की जितनी भी एनर्जी है वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है, और कुछ ऑप्शन नहीं होता उसके पास। एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जैसे कोई दूसरा मैटर होता तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी हीट एनर्जी बढ़ा सकता था, दूसरी चीज़ें कर सकता था। इलेक्ट्रॉन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है अपनी। तो जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मेटल में, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहेगा। अन्वेषा, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन में बाहर ले लूं तो क्या मेटल उसको वापस बुलाना चाहेगा? नहीं। मेटल केमिकल फॉर्म में देखेगी तो बुलाना नहीं चाहेगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल पे देख, मेटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो मेटल कौन सा चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। तो बुलाना चाहेगा, है ना? तो मेटल जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन, नाम अजीब सा है, वर्क फंक्शन नाम अजीब सा है, बट वर्क फंक्शन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी है वर्क फंक्शन। जितनी एनर्जी से मेटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को, या बोल दो एक फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज वर्क फंक्शन, जो कि बहुत लो होती है, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। जैसे आपको टेबल दी हुई है बुक में, सीजियम की वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वर्क फंक्शन एनर्जी की यूनिट है। वर्क फंक्शन वर्ड लिख लेना और उसको फाइ से डिनोट करते हैं, वो लिख लेना। इतना समझ में आया? सिर्फ फाइ नॉट से हाँ, रिप्रेजेंट करते हैं कि फाइ? फाइ नॉट, फाइ नॉट, सॉरी, नीचे छोटा सा गोला बनेगा। बस फाइ भी चलेगा ना, क्योंकि फाइ नॉट तो मतलब स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब जनरली फाइ नॉट से करते हैं, फाइ से कभी मैंने करा नहीं, फाइ नॉट से ही कन्वेंशन है करने का। तो वर्क फंक्शन फाइ नॉट। चलो आगे। यस। अन्वेषा, वर्क फंक्शन समझ में आया? यस सर। तो अगर मेरा फोटोन, ये बात ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, 2 3 नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार एब्जॉर्ब किया जो भी चेंजेस आए वो वापस रिलीज कर देता है। अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखते उसको तो वापस रिलीज कर देता है, दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा, रिलीज करके वो वाला फोटोन की एनर्जी पूरी रिलीज करके दूसरा एब्जॉर्ब करेगा। तो एक ही बार में, मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, पर एक ही बार में अगर फोटोन में उतनी एनर्जी है, अगर फोटोन में उतनी एनर्जी है कि वर्क फंक्शन से वो हायर हो, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं तो नहीं है। जैसे अगर मैं कलर्स लिखूं विबग्योर, तो कौन से कलर के फोटोन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती होगी? फोटोन की एनर्जी एच न्यू से डिफाइन होती है, या एच सी बाय लैम्डा। तो कौन से कलर में सबसे ज़्यादा, कौन से कलर के फोटोन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती होगी? वायलेट। वॉयलेट, क्योंकि उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ, क्योंकि उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ नहीं, सॉरी, क्योंकि उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। और मैं ये सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूँ, हम जिस लाइट को जानते हैं उसकी, विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। बाकी के भी फोटॉन्स होते हैं, मैं तो सिर्फ विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। तो वर्क फंक्शन फाइ नॉट अब सोचो, एक प्लेट है, मेटल प्लेट है, इस पे मैंने फोटोन डाला इतनी एनर्जी का, एच न्यू रिप्रेजेंट्स एनर्जी, राइट, इतनी एनर्जी का। और प्लेट को मैं ए बोल देता हूं, प्लेट का वर्क फंक्शन फाइ नॉट है। तो सबसे पहला पॉइंट, फोटोन में कितनी एनर्जी होगी? एच न्यू। जब उसने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया
और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आना शुरू हुआ, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी? एच न्यू माइनस फाइव नॉट। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि सर एक और बात। जैसे फोटोन आया, जो तुम्हारा इनपुट है वो फोटोन है, फोटोन में कितनी एनर्जी है? एच न्यू। एच न्यू फोटोन की एनर्जी होती है, न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और जब हम लोग उसको एच प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा एनर्जी में एनर्जी पता चल जाती है उसकी। ये कैसे आया फॉर्मूला वो अलग बात है, बट ये फॉर्मूला होता है। फोटोन जब मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन पे एब्जॉर्ब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाती है एच न्यू। बट जब इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के गिरफ्त से बाहर निकलता है तो उसको कुछ खर्च करना पड़ेगी एनर्जी। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए मेटल से बाहर निकलने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? इतनी। और ये पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है? हाँ। लिखते हुए चलना, साथ साथ में जो भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं लिखते हुए चलना, ये दोनों पॉइंट्स लिख लेना। अब मैं सर चाह फोटोन का सॉरी सर फोटोन पे जो एनर्जी होती है वो होती है न्यू। एच न्यू। अच्छा मतलब ठीक है। एच न्यू पूरी, एच न्यू नहीं होती है। एच न्यू पूरी एनर्जी होती है, न्यू सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है और आपको? सर अगर वर्क फंक्शन के इक्वल हो अ, उस जितना उसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी, अगर वो वर्क फंक्शन की इक्वल हो तो मतलब वो बाहर को आ जाएगा। हाँ फिर बस बाहर ही आ पाएगा, फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, हाँ बिल्कुल। तो वो मूव नहीं करेगा। वो हाँ बाहर आके ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बैठ जाएगा। बाहर आके ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बैठ जाएगा, और मेटल बेचारा पॉजिटिव हो चुका है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मेटल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पॉसिबल हुआ तो, अगर वो उतनी दूर नहीं गया होगा तो। और ये समझने के लिए है, इस पे ज़्यादा चर्चा है नहीं उस पे कुछ, क्योंकि उसका रिजल्ट है नहीं कुछ। अरे स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, वो दिख रहा है ना सबको? यस सर। है ना? नहीं तो स्क्रीन नहीं दिख रहा। ठीक है। तो अ, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इस काइनेटिक एनर्जी से। अब हम चाहते क्या हैं? हम इस ये इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हुए बाहर आया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम। तो हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में जाके एब्जॉर्ब हो जाए और उसमें काइनेटिक एनर्जी बनी रहे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कलेक्टर प्लेट लगा देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा तो बीच में एयर पार्टिकल्स होंगे, तो वो एयर पार्टिकल्स हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं? इसी चीज़ को एक सिंपल से सेटअप में ले जाते हैं। मेटल प्लेट है ए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो कि एक कलेक्टर प्लेट में एब्जॉर्ब करवाएंगे हम। इन दोनों को एक चेम्बर में रख देते हैं जिसको इवैक्यूएट कर देंगे। इवैक्यूएट मतलब उसमें से एयर मिनिमाइज कर देंगे, हम लोग एक इवैक्यूएटेड चेम्बर बना देंगे, मतलब एयर मिनिमाइज हो जाए। ज़ीरो तो कर नहीं सकते भाई, मिनिमाइज कर देते हैं। 0.01 एटीएम प्रेशर तक ड्रॉप कर सकते हैं अच्छे लेबोरेटरीज में। ठीक है? अब हम ये भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ मूव हो, और उसका सिंपलेस्ट तरीका है कि कलेक्टर प्लेट को हम पॉजिटिव रखें।
कलेक्टर प्लेट को हम पॉजिटिव रखें और एमिटर प्लेट को हम नेगेटिव रखें। किसी तरह से छोटी सी अलग से बैटरी लगा देंगे तो कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, एमिटर प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो डायरेक्ट कलेक्टर प्लेट पे जाएंगे, तो वो डायरेक्ट कलेक्टर प्लेट पे जाएंगे। और ये जो विंडो डाली है मैंने, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अलग अलग पता करने के लिए कि कब मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमाइज होते हैं मैक्सिमम एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, तो उसके लिए मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। तो यहाँ जो ओपनिंग है यहाँ पे मैं कुछ विंडोज़ का यूज़ करूँगा, कुछ फिल्टर्स का यूज़ करूँगा जो जनरली क्वार्ट्ज मटेरियल के बने होते हैं, जो लाइट को अच्छे से ब्लॉक कर पाते हैं। ठीक है, बाकी वो जो डिटेल है हल्की फुल्की वो आप बुक में से पढ़ सकते हो। क्वार्ट्ज मटेरियल के बने होते हैं और ये चेम्बर पूरा इवैक्यूएटेड चेम्बर है, इवैक्यूएटेड चेम्बर। इतना समझ में आया अन्वेषा? ये सेटअप समझ में आया? यस सर। अब इस सेटअप का दूसरा पार्ट, इस सेटअप का दूसरा पार्ट, उसमें से मैं ये हटा देता हूँ। ये पहला पार्ट जिसमें मैंने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करा है ताकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उसकी तरफ मूव हो। दूसरा पार्ट, अगर मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करूं, अगर मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करूं तो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से सी प्लेट तक आने में मैंने ये डिनोशंस उल्टे कर दिए हैं बुक में जो है उसके हिसाब से कर देता हूँ। दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट को मैंने ए से रिप्रेजेंट करा है और सी से एमिटर प्लेट को रिप्रेजेंट करा है। मतलब मैं बोल तो सही रहा था, ए और सी रिप्लेस कर दिया मैंने, बस प्लेट वही की वही है। राइट हैंड साइड आपकी ए प्लेट है और इलेक्ट्रॉन ए प्लेट की तरफ ही मूव होगा, है ना? सिर्फ डिनोशंस अलग है और कुछ भी चीज़ नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं बदला है मैंने। तो अगर मैं कलेक्टर प्लेट को ए से रिप्रेजेंट करूं, सॉरी कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर दूं, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी, अन्वेषा क्वेश्चन है आंसर बताना, जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेरी सी प्लेट से निकला होगा क्या उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से वो ए पे पहुंचेगा? अगर मैंने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर दिया, एमिटर प्लेट को पॉजिटिव कर, रिपेल होएगा ना इलेक्ट्रॉन तो। रिपेल होगा मतलब इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, दैट इज इस डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। बट रिपेल हो जाएगा क्या ये जरूरी है? हो सकता है इलेक्ट्रॉन की उतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि तब भी वो कलेक्टर प्लेट में घुस ही जाए। अरे वो तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था वो आंसर कीजिए कि अगर सी से कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल ऐसा दिखाया हुआ है, जैसा दिखाया हुआ है वैसा पोटेंशियल है, तो एब्जॉर्बर प्लेट पे, सॉरी एमिटर प्लेट से काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है, एमिटर प्लेट सी से कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन और ए कलेक्टर प्लेट पे जा रहा है। तो अगर इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है और कुछ वेलोसिटी है, सपोज 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से जा रहा था वो, और क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी ना थोड़ी, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ क्या
काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी ना। हाँ होगी। वापस बोलूं? नहीं आ गया। नहीं, वापस बोल देता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद है एक्चुअल क्वेश्चन। तो फिर में आप भी ध्यान से सुनना, कल आपको इसी चीज में डाउट था। कलेक्टर प्लेट से मेरा इलेक्ट्रॉन निकला विथ सम वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसलिए, सॉरी फील्ड नहीं, फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा फ्रॉम सी टू ए, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होते जाएगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। इस पे एग्री करते हैं? हाँ। सर इतना करंट फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना? इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहा हूं मैं तो। इलेक्ट्रॉन Current। फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। और अगर वो जो सर्किट है उसका करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है? देख, तू करंट से कंफ्यूज हो रही है इसमें। सुन मेरी बात, फ्रेश माइंड से सुन। अगर एक सर्किट के अंदर बैटरी के कारण में, बैटरी मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते। तो यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण नहीं हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट हुआ है रिमी? लाइट के कारण। लाइट के कारण। अब वो जो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लगाएगा, पर लाइट के इफेक्ट के साथ वो फोर्स मर्ज होके आउटपुट देगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण नहीं मूव हो रहे हैं। तो उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं अपन। नहीं, मतलब जो बैटरी से इफेक्ट है उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक नहीं, फील्ड का। नहीं, कहाँ से नेग्लेक्ट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैटरी के हिसाब से जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है। ओके। नेग्लेक्ट क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट करते तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस थोड़ी करता मैं। देखो, ये क्यों कर रहे हैं ये मैं समझा दूंगा। क्या कर रहे हैं उसका मैकेनिक्स समझ लो आप। जैसे यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपकी प्लेट है, यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का रीज़न क्या है? लाइट से कुछ एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। अब मैंने एक एडिशनल चीज़ डाल दी इसमें, इसी में, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके रास्ते में हर्डल्स प्रोड्यूस करो। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगा के। कैसे? बाय अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो बढ़िया कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा था और उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते रहता, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते रहता, क्योंकि कुछ हर्डल्स नहीं आ रहे थे। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करने के लिए मैंने इसके सामने वाली प्लेट को नेगेटिव कर दिया, तो ये उस पर अपोजिट का फोर्स लगाएगी। समझे क्या? बोलूं आगे? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन निकला है लाइट के कारण, और हमने इस पे अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई किया है, जिसके कारण इस पे अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है। इतना क्लियर हो तो मैं आगे बोल लूँ?
सर क्लियर। अन्वेष आपको भी? अन्वेष आपको भी? हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 EV हमने डिफाइन करा था, हमने बोला था 1 EV एनर्जी होती है जब एक चार्ज पार्टिकल, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट मूव होता है, और उसकी यूनिट हमने दी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, या उसकी वैल्यू हमने दी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से आपको एनर्जी, ध्यान से सुनना, यहां से आपको एनर्जी और चार्ज इन्फ्लुएंस्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन समझ में आता है क्या? अगर मैं किसी चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूं जिसके अबाउट वो मूव हो रहा है, अगर मैं किसी चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूं जिसके अबाउट वो मूव हो रहा है, तो मेरे को पता चल जाती है कि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ने, मेरे पोटेंशियल डिफरेंस ने वो चार्ज पे कितनी एनर्जी खर्च की है। इसको समझ के बताओ। ईवी की डेफिनेशन समझ में आई थी? ईवी की डेफिनेशन समझ में आई थी? हाँ। अन्वेषा, अगर एक चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव हो रहा है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही है, और वो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, वही चीज हो रही है यहाँ पे कि जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको जब मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ ई, और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख सकता हूँ वी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में मूव होता है, सी से ए तक जाता है, और सी से ए की पोटेंशियल डिफरेंस है वी, गिवन दैट कि ए नेगेटिव है, तो इतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये फॉर्मूला भी लिख लो। मैं आप लोगों को वापस भी समझा दूंगा और वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, पर जितना समझ में आ रहा है प्लीज समझिए। क्योंकि मैं सारे पहले के सारे चैप्टर्स को यूज कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मुश्किल होता है समझना थोड़ा, बट एटलीस्ट थोड़ा लिखते जाइए। इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ, जब वापस इस पे पॉजिटिव पे आ जाते हैं, जैसे ये प्लेट थी, अगर सारे इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे पहुंचाना हो तो पॉजिटिव कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को रोकना हो इस प्लेट पे पहुंचने के लिए तो नेगेटिव कर दिया। अब अन्वेषा, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, हेलो आदित्य, आदित्य आज क्लास का बोला था क्या? चलिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन
अन्वेषा वापस बेसिक पे आ जाते हैं, मुश्किल मुश्किल छोड़ के वापस बेसिक पे आ जाते हैं। जब मेरी मेटल प्लेट पे लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्रैक्टिकली कैसे पता लगाऊं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोई तरीका नहीं है सिंपल। तो उसका सिंपलर वे मैंने निकाला। सिंपलर वे मैंने ये निकाला कि जब मैं सामने वाली प्लेट को नेगेटिव कर देता हूँ तो मेरा जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो मिलना कम हो जाता है। और जब ये इसका नेगेटिव बढ़ाते जाता हूँ, मतलब रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाता हूँ, तो एक पॉइंट आता है जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे आके, जस्ट प्लेट के पास आके रुक के वापस चले जाते हैं। मतलब रास्ते में जब वो डीएक्सेलरेट हो रहे थे तो इतना डीएक्सेलरेट हो जाते हैं कि वो कलेक्टर प्लेट में एंटर ही नहीं कर पाते। उस समय जो मेरा पोटेंशियल है वी नॉट, अगर उस वी नॉट को मैं इलेक्ट्रिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब मैंने जो एनर्जी लगाई पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, जो मैंने एनर्जी लगाई इलेक्ट्रॉन्स पे, वो ई वी नॉट है। और वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में थी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ, और मैंने उसको अपोजिट डायरेक्शन में ई वी नॉट दे दी और वो रुक गया, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। टेक 2 मिनट्स, समझ लो, जो है खुद से समझ लो जो समझाया है। बुक को रेफर कर सकते हो थोड़ा सा। समझ में आया क्या? सर हाँ, सर E इज इक्वल्स टू ई वी नॉट में E और V नॉट क्या है, एक बार आप? E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E स्मॉल ई वो रिप्रेजेंट करता है, और V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों जो प्लेट्स दिख रही है आपको एक्सपेरिमेंट में, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैपिटल E एनर्जी है जो मैंने प्रोवाइड की वाया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल ई तो वो एनर्जी है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है। हाँ, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है क्योंकि ए नेगेटिव और सी पॉजिटिव है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो एनर्जी खर्च हो रही है इलेक्ट्रॉन पे, वो है ई, और उसको हमको काइनेटिक एनर्जी के बराबर करवाना है। ज़रूरी नहीं हर केस में हो, करवाना है। कंक्लूड कर दूं? चलिए देखिए, मज़ा आएगा। सबसे पहला फोटोन आया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी न्यू। रिमी, फोटोन की एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। फोटोन की एनर्जी थी एच न्यू, तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया। अब क्या रखा था मेरे पास? मेटल प्लेट रखा था, जिसको मैंने सी बोला, मेटल प्लेट रखा हुआ था। मेटल प्लेट का खुद का कुछ वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट, विच इज़ बेसिकली एनर्जी। तो जब फोटोन मेटल के इलेक्ट्रॉन में, फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब होता है तो पूरी एच न्यू एनर्जी दे देता है, पर इलेक्ट्रॉन बाहर आते आते फाई नॉट एनर्जी लूज कर देता है, तो उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी बचती है, जो कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हुए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी है प्रैक्टिकली निकालने के लिए मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यही जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको रिपेल करता हूँ, इनको इनकी जो डायरेक्शन है उसको अपोज करता हूँ। अपोज कैसे करता हूँ, मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ सी और मेरे कलेक्टर प्लेट ए के बीच में। मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ वी नॉट का। कम से ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे जाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली वी नॉट की वैल्यू पता चलती है, तो मैं एक वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ। एग्जैक्टली वी नॉट पोटेंशियल पे मेरे को क्या पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स उस वी नॉट पोटेंशियल में मूव हो रहे हैं, ई वी नॉट विल गिव मी द एनर्जी। तो ई वी नॉट जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जस्ट वी नॉट पोटेंशियल पे ए तक आना रुक गए। पहले मैंने कम पोटेंशियल अप्लाई किया था तो ए तक आ रहे थे, जैसे जैसे बढ़ाते गया, धीरे धीरे बढ़ाते गया, तो मुझे पता चल गया एक बढ़िया वैल्यू वी नॉट वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन ए तक आना रुक गए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय ई वी नॉट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आप लिख सकते हो और उसके साथ सी बाय लैम्डा ये लिख सकते हो। ये 3-4 फॉर्मूलेज आप लिख लो। रिमी, आई होप आज थोड़ा अच्छा क्लियर हुआ होगा। यस सर। अन्वेषा? यस सर। ठीक है। इसके बाद अन्वेषा सेक्शन 14.4 है, उसके बाद सेक्शन 14.4 है। मैंने जो आज समझाया है उसके बेसिस पे आपको उसके चारों ग्राफ समझ में आ जाएंगे। 2 ग्राफ उसमें मेन है समझने के, 11.4.2 और 11.4.3। 11.4.2 और 11.4.3 वो 2 ग्राफ समझने के मेन हैं वो सेक्शन में जो दिए हुए हैं, बाकी वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो अन्वेषा आप टिल 11.5 कंप्लीट करके रखेंगे और उस पर क्वेश्चंस करके रखेंगे। ठीक है, कल मैं वहाँ पे 2 बजे 11.6 से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है सर। यस हाँ रिमी? सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम मतलब एक सेकंड, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी और जिस पॉइंट मतलब जितनी दी उसकी वजह से रुक गए, तो वो होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो होती है ई वी नॉट, जहाँ पे होता है वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो एक ही थी। सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही थी क्योंकि हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी, बट यही फॉर्मूला हम लोग कलेक्शन ऑफ लाइट्स के लिए भी लगाएंगे, इसलिए वो मैक्सिमम लिखा है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो मैक्सिमम क्यों? बिल्कुल सही है, बट सारे एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग ये क्वार्ट्ज प्लेट नहीं यूज़ करेंगे, सारी लाइट आन देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से आएंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़िए, थोड़े क्वेश्चंस कीजिए, आपको और क्लियरिटी मिलेगी टॉपिक पे। और सर एक और चीज, हाँ। जो इज इक्वल्स टू ईवी था, तो हाँ। उस समय मेरा ध्यान नहीं था, आपने जो वो बताया था तो वो क्या था, एक बार आप फिर से बता। ये वाली? हाँ, ये था क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी कि उसको अपोज करने वाली एनर्जी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कूलम्स फोर्स क्या होता है ये आपको पता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स फोर्स को कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स फोर्स को कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। वोल्टेज क्या होता है ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, फॉर्मूला पता है। हाँ। तो अगर इसी को मैं शिफ्ट कर दूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू क्यू आ जाएगा। ये वर्क डन बेसिकली एनर्जी है, तो एनर्जी होता है वोल्टेज इंटू क्यू, ये तो मैथमेटिकली बताया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी मेरे पास, और एक कोई चार्ज जो ए पे स्टैटिक था बट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वो मूव होना शुरू हुआ बी की तरफ, तो वो बी तक जाते जाते कुछ एनर्जी एक्वायर कर लेगा। एनर्जी एक्वायर कर लेगा या लूज कर देगा। वो एनर्जी कैसे एक्वायर या लूज करेगा, ऑब्वियसली एनर्जी कहीं से आई होगी, कंजर्व रहती है एनर्जी, मैजिकली तो बनती नहीं, वो एनर्जी कहीं से आई होगी। वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मिली होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में से निकली होगी। खैर वो कहीं से भी आई, वो पार्टिकल कितनी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा, दैट विल बी गिवन बाय द चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली जस्टिफाई करा है कि वो इतनी एनर्जी लूज करेगा। अब हमारे पास जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन था, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन लिखा, और पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा आया। हाँ सर आ गया। ठीक है, और कोई डाउट्स? तो आपने उस फिगर में यही बताया था कि ये एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की। ये जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है फॉर्मूला, ये एनर्जी है जो सर्किट इलेक्ट्रॉन को देगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को देगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी होगी जितनी उसके पास है। जैसे आप किसी एनर्जी से मूव होते हुए आ रहे हो, आपके अपोजिट डायरेक्शन आप पे मैं एनर्जी खर्च कर दूँ आपको रोकने के लिए, ऑब्वियसली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो उतनी ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से आ रहा है, उतनी ही एनर्जी दी। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एनर्जी सर्किट इलेक्ट्रॉन को दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रॉन में होनी तो इतनी ही अच्छा, हाँ अपोज करने की जितनी एनर्जी दे रहा है, हाँ, और इलेक्ट्रॉन में भी इतनी है क्योंकि वो अपोज हो रहा है, तो वो उतनी है, उतनी ही हम देंगे। हाँ ठीक है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट 2-3 बार में क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चंस क्लियरिटी देंगे आपको इस पे। चलिए, तो क्वेश्चन कीजिएगा, और मुझे आप 5 या 6 बजे तक मैसेज कीजिए पढ़ के, क्वेश्चंस करके। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो उस समय हम एक और क्लास प्लान कर सकते हैं जिसमें 11.6 डिस्कस कर लेंगे। पर अन्वेषा के लिए आज थोड़ा हैवी हो जाएगा, अगर अभी कर दूंगा मैं तो आप पढ़ लीजिए कंटेंट, क्वेश्चंस कर लीजिए, और 5:30 तक मुझे मैसेज कीजिए कि क्या स्टेटस है। अगर लगेगा तो हम एक और क्लास प्लान कर सकते हैं। ओके चलिए, सर कल ऑफलाइन क्लास 2 बजे ना? 2 बजे।